हेलो एवरीवन। आज हम देखो आपका थोड़ा एप्टीट्यूड का डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो एप्टीट्यूड में हमने क्या करा है, जो गेट 2020 के जितने भी मैक्सिमम ब्रांचेस से क्वेश्चन है वो आपने कंपाइल कर रखे हैं हमने, तो उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया था प्रोबेबिलिटी, आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो ठीक कर लेना। मैंने वहाँ पे √2 पाई सिग्मा लिख दिया था ना, तो ये ध्यान रखना 2 पाई अलग आता है, सिग्मा इसके बाहर आता है रूट के, तो ये ठीक कर लेना। e⁻⁻½ होता है x माइनस का म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है ना। और जेड में अगर लिखोगे तो यही 1/सिग्मा √2 पाई ऐसे ही रहेगा, e⁻⁻½ जेड स्क्वायर रह जाएगा। मतलब ये सिग्मा जो है रूट के अंदर ना होकर रूट के बाहर होता है, तो ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, जो भी आपका सबसे पहले एक टाइम एंड डिस्टेंस का ना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है एवरेज स्पीड का, उसका मैं बता देता हूँ। सपोज करो एवरेज स्पीड क्या होती है, आपकी एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लाइक एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सपोज करो आप होम पर हो, आप घर पर हो और आप ऑफिस चले गए। जब आप होम से ऑफिस गए तो आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हो, और जब आप ऑफिस से होम आए हो तो आप 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आए हो। तो बताओ पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? पहले आप घर से ऑफिस गए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब ऑफिस से घर आए तो 3 मीटर पर सेकंड गया है। तो आपको पता रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैच क्या है? टोटल डिस्टेंस तो होम और ऑफिस के लिए सेम ही रहेगी, टोटल डिस्टेंस अब डी एज्यूम कर लो, तो ये भी आपका डी रहेगा और ये भी डी रहेगा। तो जाते हुए आते हुए आपने 2D डिस्टेंस कवर करी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहले आपकी स्पीड टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहले स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड, तो यानी स्पीड कितनी थी? d/2, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, राइट। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा? t1 + t2। पहले कितना टाइम लगा होगा? d/2। अगली बार कितना लगेगा? d/3। तो अगर आप जैसे ही कॉमन लो लोगे 2d हो जाएगा, और d कॉमन लोगे तो आपका ये, जैसे अगर मैं इसको a और b से दिखाऊं, दिखा दो, एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा 1/a 1 + b। तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाता है तो फॉर्मूला आया था 2ab डिवाइड बाई a + b। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लाइक 2 × 2 × 3 तो इस तरीके से फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, एवरेज स्पीड ही होगी। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 12/5 ऐसे करके। लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, एक और एवरेज स्पीड का बहुत फेमस फॉर्म क्वेश्चन होता है। सपोज करो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ए से बी, आप यहाँ तक तो जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए। आपने सोच सपोज करो 20% जर्नी, ऐसे लिखा होगा 20% जर्नी कंप्लीटेड 2 मीटर पर सेकंड। फिर आपकी जो अगली 30% जर्नी थी, आपने अपनी स्पीड जो है हाफ कर ली इसकी, तो यानी 1 मीटर पर सेकंड कर ली। फिर जो रेस्ट जर्नी थी वो आपने उसकी भी हाफ, डेट इज 0.5 मीटर पर सेकंड से करी, लाइक द 50%। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस सपोज करो आपको गिवन थी लाइक 4 किलोमीटर, तो ये तो आपकी 4 किलोमीटर ही रहेगी, आपको गिवन है ए से बी के बीच में। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर कर लो, 4 मीटर, राइट। ये तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20%। ये हो जाएगा डिस्टेंस। 20% कितना होगा इसका? 4 का, डेट इज 1/5 ऑफ 4, डेट इज 1.25, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, 0.8, सॉरी 0.8 मीटर। तो ऐसे यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाल लो, ऐसे यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस जो अभी आपके डी है, सपोज करो टोटल डिस्टेंस डी है, तो डी का जो 0.2 हिस्सा है, दैट इज 0.2 डिस्टेंस आपने कितने करी है? इतने में। तो इतना टाइम लगेगा यहाँ पर, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा भाई? इतना। यहाँ पे कवर करने में d इंटू 0.3, यानी 30% डिस्टेंस कवर करिए कितने टाइम में? 1 में। तो टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज d इंटू 0.3 डिवाइड बाई 1 मीटर पर सेकंड। फिर ये टाइम, मतलब आपको करना वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम, यही से कैच होता है एवरेज स्पीड का। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बाकी क्लॉक वगैरह और कैलेंडर को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसी में। द अल्टीमेट लॉस ऑफ द लाइफ इज अ cause of the serious global concern as a thousand of the people get killed। ये ध्यान रखो, जब आप किसी एक्सीडेंट में मरते हो तो आपका इन आता है, किल्ड इन एक्सीडेंट। और किसी बीमारी से मरते हो, लाइक डिसीज वगैरह होती है, तो वहां पे ऑफ आता है, लाइक बोलते हैं डाई ऑफ ओलेरा, बोला जाता है ना, ऐसी है। तो अगर आपका एक्सीडेंट आ रहा है तो किल्ड इन, ये बहुत ही फेमस है। और आप किसी डिसीज वगैरह से मर रहे हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, तो वहां पे डाई ऑफ आता है, लाइक डाई ऑफ क्या हो जाए? कैंसर, डिसीज वगैरह कुछ भी हो गया ना। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट ओनली एक्यूज ऑफ द थेफ्ट, ये बट आल्सो ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। वो सिर्फ चोरी का ही दोषी नहीं है, एक्यूज मतलब होता है दोषी, थेफ्ट मतलब चोरी, बट कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है? षड्यंत्र करना, है ना, ये होता है। बट आल्सो मतलब नॉट ओनली, बट आल्सो बहुत ही फेमस है ये। नॉट ओनली बट आल्सो बहुत ही फेमस फ्रेज है, और एक साथ होता है यूज, मतलब एक ही सेंटेंस में होता है, नॉट ओनली फिर आगे बट आल्सो। वह सिर्फ चोरी का ही दोषी नहीं है, बस बल्कि षड्यंत्र का भी दोषी है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ।
सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनालॉजी। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या मतलब होता है? एक्सप्लिसिट होता है मतलब क्लियरली स्टेटेड, आपने किसी भी चीज को क्लियरली मेंशन कर रखा है तो वो एक्सप्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट हो गया कि मतलब मैं उसको क्लियरली मेंशन नहीं करा लेकिन आप समझ गए अर्थ को। इनडायरेक्टली स्टेटेड बोलते हैं इसको, बोलते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली स्टेटेड मतलब उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करा, इसमें मतलब इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। एक्सप्रेस का मतलब एक्सप्रेस करना, और रिप्रेस का मतलब किसी को दबाना फोर्सफुली, तो उसका अपोजिट ही है, तो आपका ये हो जाएगा रिप्रेस हो जाएगा एक्सप्रेस का। द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट द इक्वल इंपोर्टेंस टू बी गिवन टू द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। देखो यहाँ पे आपको जब भी पैसेज पढ़ते हो ना तो कीवर्ड अपने आइडेंटिफाई कर लिए, इक्वल इंपोर्टेंस, इंग्लिश और फ्रेंच को इक्वल इंपोर्टेंस देना चाहिए, राइट, इक्वल। लास्ट ईयर एयर कैनेडा lost a lawsuit and they had to pay a six-figure fine to a French-speaking couple after they filed complaints about the formal in fine communication in English last 15 seconds as compared to the, मतलब हुआ क्या, एक lawsuit हुआ जिसमें एयर कैनेडा एक कंपनी थी, उसको एक फ्रेंच पीपल को कितने पैसे देने पड़े, हैड टू पे अ सिक्स फिगर फाइन। क्यों देना पड़ा? जैसे एरोप्लेन में क्या होता है, जब भी आप एरोप्लेन में आते हो तो वहां पे अनाउंसमेंट वगैरह होती है ना, बहुत सारी अनाउंसमेंट वगैरह होती है, ये कर लो वो कर लो, तो जो उनकी अनाउंसमेंट थी वो उन्होंने, जो अनाउंसमेंट थी, जो फ्लाइट अनाउंसमेंट, ये इंग्लिश में तो 15 सेकंड के लिए करी, होता नहीं है पहले इंग्लिश में अनाउंसमेंट होगी फिर हिंदी में होगी, और जो इनफॉर्मल थी वो जो इसमें थी फ्रांस में थी उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए करी। तो भाई ये फिर इक्वल कैसे हो गया? अगर आप इंग्लिश में 15 सेकंड के लिए कर रहे हो तो वो भी तो आप 15 सेकंड के लिए करोगे, और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश का फ्रेंच कन्वर्सेशन बहुत फास्ट होता है, दोनों को लैंग्वेज हम सेम ही मानते हैं। तो द इंग्लिश अनाउंसमेंट बीइंग लॉन्गर देन द फ्रेंच, क्योंकि ये इक्वल ना हो के इंग्लिश का अनाउंसमेंट ज्यादा टाइम के लिए था, इसलिए फ्रेंच कपल जो अपसेट थे, ठीक है, इसलिए फिर उन्होंने लॉ सूट किया होगा और फिर वहां से उसको पे मिले होंगे। तो आपको यहां से समझ गया होगा कि इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब इंग्लिश यहाँ पे दे दिया, इंग्लिश अनाउंसमेंट लास्ट फॉर द 15 सेकंड, इसका मतलब इंग्लिश की अनाउंसमेंट ज्यादा टाइम के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर सुपरएडेटिव फंक्शन दिस सेटिस्फाइड विच ऑफ प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखो ये ए एरोस्पेस है लेकिन एग्रीकल्चर का भी सेम आया था, है ना, ये हमारे एग्रीकल्चर का भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज दिस सुपरएडेटिव फंक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है कि सुपरएडेटिव फंक्शन कौन सा है, तो आप देखो ई की पावर एक्स को चेक कर सकते हो। आपको जब भी पेपर होता है ना तो यहाँ पे चेक करने पर ही होगा, मतलब आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा टाइम पे वो हो जाएगा, तो ये चेक करने से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। सपोज करो एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे, आप एफ एक्स वन प्लस टू एक्स टू निकालो। एफ एक्स वन प्लस एक्स टू का मतलब क्या है, F3। F3 का मतलब क्या हुआ, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर 3। ई की पावर 3 करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर आप अलग अलग निकालोगे, F1 हो जाएगा ई की पावर 1, ये आपका 2.718 आ रहा है। ऐसे ही आप F2 निकालोगे जो आपका ई स्क्वायर होगा, ये आपका 7.398 आ रहा है। तो जो आपका F1 प्लस F2 जो E3 है वो इन दोनों के सम से बहुत ज्यादा है, इन दोनों का सम करके 9 आ रहा है, और ये इससे ज्यादा है। इट मींस ये आपके सेटिस्फाइड हो रही है किसमें, ई की पावर एक्स में। अच्छा एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करना था, तो आप दूसरे पॉइंट ले लेना 2 और 3, उसके लिए भी करोगे तो सेम ही आएगा। तो ई टू द पावर एक्स ठीक आंसर है, राइट आंसर। The global financial crisis in 2008 it's considered as the most serious worldwide financial crisis, right? ठीक है, which started with the subprime lending crisis in USA in 2007। तो आपको समझ में आया सब प्राइम कब हुई थी, 2007 में। इसके स्टार्ट होने की वजह से आपको क्या मिला, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मिली 2008 में, ठीक है। द सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस जो ये वाली थी, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस थी, led to the banking crisis in 2008 with the collapse of the Lehman Brothers। अच्छा, सब प्राइमिंग से आपका ग्लोबल नहीं आया, सब प्राइमिंग से आपका बैंकिंग क्राइसिस आया 2008 में, इसके बाद कहीं ग्लोबल क्राइसिस आया होगा। तो आप समझ रहे हो, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस क्या हो गया, उधार देने का। उधार कौन देगा, उधार से आपकी बैंकिंग क्राइसिस आई थी, ये बहुत फेमस भी है। उसके बाद आपका ग्लोबल पे इंपैक्ट पड़ा होगा जो 2007 में हुई है, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों 2008 में हो रही है। लेकिन आप समझ जाओ कि बैंकिंग से ग्लोबल क्राइसिस लीड हुई होंगी। द सबप्राइम लैंडिंग रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ द लोन टू दोस बोरोवर्स हु मे हैव डिफिकल्टीज इन रीपेइंग द लोन्स। बिल्कुल ठीक है, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को लोन दिया और वो रीपेमेंट करने के उसमें नहीं है, हालात में नहीं है। एंड इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी मार्केट फ्रॉम द ईस्ट इंडियन क्राइसिस। जो आपके सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस थी उसका भी रीजन जो था, जो देखो सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस थी, लैंडिंग क्राइसिस के फेल होने से आपका बैंकिंग में इफेक्ट पड़ा, बैंक से आपका ग्लोबल में इफेक्ट करा। और यहां तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, ये तो 2007 में और ये दोनों 2008 में। अब लास्ट लाइन क्या बोल रही है,
द सबप्राइम लैंडिंग रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ द लोन, ठीक है, एंड इट अराइजेस, सबप्राइम लैंडिंग क्राइसिस क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द एक्सेस लिक्विडिटी फॉलोइंग द ईस्ट इंडिया क्राइसिस, मतलब पहले ईस्ट इंडिया में कोई लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ, उसके कारण आपकी सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस हुई, उसके कारण आपकी बैंकिंग आई, उसके कारण ग्लोबल आई। तो ये ऐसा कराया, तो आपके ईस्ट इंडिया आई, लिक्विडिटी क्राइसिस जिसको बोल रहे हैं, उसके कारण आपकी सब प्राइम आई, फिर आपकी बैंकिंग आई, फिर आपकी ग्लोबल आई। तो दो तो बहुत आसान थे, तो ध्यान रखो सब प्राइम के बाद बैंकिंग और ग्लोबल होना था, क्योंकि ये तो सन से पता लग रहा है, ईयर से ही। तो यहां से बहुत सारे आंसर जो है एलिमिनेट हो सकते हैं, तो ए इज राइट आंसर। हाँ, अब देखो क्लोक वाला कर लेते हैं, क्लोक वाला, मैं क्लोक वाला थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्लोक वाला, ठीक है। देखो क्लोक वाले में आपकी एक आपकी होती है घंटे वाली सुई, आवर वाली सुई, एक वाली होती है मिनट वाली सुई। आपकी अगर ये मैं क्लोक बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना 12, ये रहा। तो घंटे वाली सुई क्या है, 12 घंटे में 360 डिग्री मूव करेगी, 12 आवर में ये 360 डिग्री मूव करेगी। तो ये एक घंटे में कितना करेगी, आपको बहुत ही सिंपल है, 30 डिग्री, 360 बाई 12 कर दो। और एक मिनट में कितना करेगी, 30 बाई 60 यानी हाफ डिग्री, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो घंटे वाली सुई, ध्यान से सुनना, घंटे वाली सुई सर एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, कितने का, हाफ का। मिनट वाली सुई अगर आप देखोगे ये मिनट है, ये मिनट वाली सुई यहां से स्टार्ट होकर 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर काटती है, तो एक घंटा हो जाता है। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, 360 बाई 60 6 डिग्री। घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने का डिग्री कौन बनाती है, हाफ मिनट का। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने का डिग्री बनाती है, 6 डिग्री का। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही मेन है, ठीक है। अब उनके पूछा जाता है कि सपोज करो 2:40 हो रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मुला लिख दे रहा हूं, मैं फॉर्मुला बता भी दूंगा कैसे है। डायरेक्ट आपका फॉर्मुला थीटा का होता है 30h माइनस 11m/2, ये ठीक है। इसकी मोड वैल्यू ले लेना, ये आपका मोड के इक्वल होता है, जो भी प्लस वाला होगा। मतलब हम क्या कैसे करते थे, आप 30h निकालो, 11m/2 अलग निकालो, बड़े में से छोटा को माइनस कर दो। और ये ध्यान रखो, मान लो कि मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई, इनके बीच का ये एंगल है, एक एंगल ये भी बनता है। तो जो θ1 आएगा, तो θ2 ये भी हो सकता है 360 माइनस θ1, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा वहां से हो जाएगा। तो बस आपको दिमाग में यही फॉर्मूला रखना है, 30h माइनस 11m/2। ये थीटा आपका एंगल है बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में एंगल, ये 30h इस आर है और ये मिनट में। फॉर एन एग्जांपल अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ आया, तो h को घंटे में रखना है, यहाँ पे m को मिनट में रखना। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको टाइम दिया है, लाइक इसमें दिया था इट इज अ 3:15। 3:15 का मतलब क्या होता है, 3:15। पास का मतलब आगे, क्वार्टर मतलब 15, 3:15 पे एंगल क्या होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, 30h माइनस 11m/2, दैट इज ये सॉरी 30h माइनस का 11m/2। मैंने माइनस लगाया, मोड लगा लो यहाँ पर, मोड जो भी प्लस आएगा आपको वही लेना है। तो आप प्लस से अच्छा आप 30h अलग निकालो, ये होता है 3:15, ये होता है आर, ये होता है एम, कि आपके 3:15 हो रहे हैं। तो h की वैल्यू 3 हो गई, 30 इंटू एच, 3, ये 90 आ गया। ऐसे ही 11m/2 अलग निकाल लो, 11/2, m कितना है 15 है, तो इसको सोल्व करोगे 11/2 को 82.5 आएगा। तो बड़ा कौन सा है 90 है, छोटा कौन सा 82.5 है, तो 90 माइनस 82.5 कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लो ये एंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो आप दूसरा एंगल निकालते हैं, तो आपको पता है एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये हो सकता है, जनरली तो यही वाला एंगल होता है। तो 360 में 7.5 करते हैं, जो आपका आंसर आता है वो आपका फिर आंसर हो जाता है। तो एक तरीके क्वेश्चन क्या हो गया सर, टाइम गिवन होगा, लाइक हमें पता होगा H/M, लाइक 3:15, 7:40, हमें एंगल निकालना है, तो हमारा मोड का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11m/2। दूसरा होता है कि एक क्वेश्चन बहुत फेमस बनता है, जैसे अगर मैं इसी में लिखूं 3 व 4 बजे के बीच, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 व 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच एंगल जो है 7.5 डिग्री होगा। इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान रखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आई किसी की बजे के बीच में, लाइक 3 और 4 बजे के बीच में आपसे पूछा है, ये 3 और 4 बजे के बीच में, तो यानी टाइम कितना हो रहा होगा, आप खुद सोचो टाइम कितना हो रहा होगा, 3 बज के कुछ मिनट। तो आपको ये तो लग जाएगा 3 बज के कुछ मिनट पे इसका आंसर, हमें 3 और 4 बजे के बीच में पूछा है, दो टाइम के बीच में पूछता है जनरली वो, 3 व 4 बजे के बीच में कब कितने टाइम पर इनके बीच का एंगल 7.5 डिग्री है। तो आपको आवर तो पता है, आपको मिनट निकालने हैं, तो यहाँ 3 बज के m मिनट होते हैं, 20 मिनट होगा, तो इसके आंसर 2 आते हैं हमेशा। को क्यों 2 आते हैं, बहुत आसान है। पहले आप 30h माइनस 11m/2 करके निकालोगे, ये एंगल 7.5 डिग्री है, क्योंकि ये डिग्री में होता है, ये आर में होता है। यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको h की वैल्यू हमेशा पता होती है। h का क्या होता है, प्रीवियस टाइम,
क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच में जो आपका आंसर होगा 3 बज के कुछ मिनट होगा, तो टाइम तो आपको पहले से पता है 30 इंटू 3, एच तो आपको पहले से पता है 11/2m, आपको m निकालना है, ये 7.5 डिग्री करिए। तो अगर ये निकालोगे तो ये 90 हो जाएगा, 11/2m ये 7.5 हो जाएगा, तो 90 माइनस 7.5 इट विल बी 11m/2। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 82.5। कितना आएगा ये आपका 82.5, तो 82.5 हो जाएगा ये बाई इज इक्वल टू 11m/2, 11/m/2। इसको ऐसे करना, तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 75 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.5 इंटू 2, तो m की वैल्यू आ रही है 15 मिनट। तो आपको आगे आंसर 3 के 15 मिनट, देखो आंसर वही है, पहले वो 3 और 4 बजे के मिनट पूछा, तो आपको टाइम तो पहले से पता है 3 बज के m मिनट में। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द m आपने यहाँ से निकाला, एक आपने यहाँ से निकाला, क्योंकि आपको थोड़ा पता था कि 30h बड़ा 11, एक आंसर यहाँ से भी आएगा 11m-2, जस्ट उसको उल्टा कर दो, माइनस 30h इक्वल टू 7.5, एक आंसर यहां से भी आएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो फिर आपको यहां से भी एक आंसर निकालना है, 11m-2 30h इक्वल टू 7.5। h की वैल्यू क्या है 3 और 4 बजे के बीच में, तो 3 है, तो ये 11m/2 कितना हो जाएगा 90 प्लस 7.5, तो ये आपको हो जाएगा 97.5, तो ये हो जाएगा m आपका आ जाएगा 97.2 इंटू 11, तो ये जो बचकर आएगा 3 बज के इतने मिनट पर, तो 2 आंसर होते हैं, हमेशा ध्यान रखो। तो आप थीटा का फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखो, द थीटा विल बी द 30h माइनस 11m/2, ये मोड में होता है। तो जब आपको ये h थीटा निकालना हो तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट मोड वाला निकाल लिया, जो गिवन था उसको 360 से माइनस कर दिया, तो ये होगा या ये होगा। अगर आपको थीटा दे रखा है, ये थीटा डिग्री में है, ये तो ऐसे होगा 30h, देखो 11m/2 से एक थीटा निकलेगा, और 11m/2 मतलब एक बार ये बड़ा है ये छोटा है, एक बार ये बड़ा है और वो छोटा है, माइनस 30h से दूसरा, मतलब दो थीटा कंपेयर करोगे, दो m के अलग अलग आंसर आएंगे, ये m1 है ये m2 है, ऐसे करके आपको वहां पे करना है पेपर में, ठीक है। घड़ी का एक और कॉन्सेप्ट होता है, देखो घड़ी का पूछा जाता है कि घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण का कितनी बार बनता है एक घंटे में, एक घंटे में कितनी बार 0 डिग्री कोण बनाती है, 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, 24 घंटे में कितनी बार बनाती है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 0 डिग्री पूछा जाता है, 180 डिग्री पूछा जाता है, और 90 डिग्री पूछा जाता है। 0 डिग्री को हम यही बोलते हैं सेम दिशा, सेम डायरेक्शन, 180 को हम अपोजिट डायरेक्शन ही बोलते हैं। तो देखो 0 डिग्री का मतलब, 0 डिग्री का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, ऐसे करके। 0 डिग्री का मतलब क्या है, जब दोनों 1 और 2, जैसे मान लो कि ये घंटे वाली सुई 1 से 2 के बीच में आई है, तो मिनट वाली सुई भी इनके बीच में एक बार आएगी, तो वो हमेशा यहाँ पे एक एक बार मिलती है, ठीक है। तो वो एक घंटे में तो एक बार मिलती है, लेकिन 12 घंटे में क्या होता है, जैसे वो 12 से 1 में आती है तब वो नहीं मिल पाती, तो 12 घंटे में सिर्फ 11 बार मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 घंटे का बस आपको ये ध्यान रखो 1 से 11, ऐसी अगर आप 180 डिग्री का याद रखोगे तो वो भी 1 से 11 है, कि इसका मतलब क्या है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, ये आपको याद रहेगा। ऐसी 100 डिग्री वाला भी सेम है, याद कर लो ना, 0 और 180, 1 और 11, 1 1 11 होते हैं ना, 1 और 11, ये एक घंटे का है, और 12 घंटे में 1 घंटे कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसी वो सुई वहां पर आती है तो वो आगे पहुंच जाती है और 0 डिग्री का कोण बन नहीं पाता। और अगर मैं 24 घंटे का निकालो तो 12 घंटे में 11 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में 2 बार, 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दो 22, और ये 22, तो ये 22 बार आता है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 90 डिग्री एक घंटे में 2 बार बनते हैं, अभी पढ़ लेना आप क्यों बनते हैं, ये आपका काम है पढ़ना। 12 घंटे में ये बनते हैं 22 बार 90 डिग्री का कोण, और ये 44 बार। तो ये आपको टेबल याद करनी है अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपका ये घड़ी के फेमस क्वेश्चन हो गए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 11m-2 माइनस 30h, ऐसे याद करो 30h माइनस 11m/2, ये आपका थीटा का फॉर्मूला होता है, एंगल बिटवीन द टू एंड। द एरिया विद सेंटर ओ इज शोन इन द फिगर, ठीक है। A rectangular PQRS of maximum possible area is subscribed if the radius of the circle is A and the area of the shaded, हमें एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है, तो मैं क्यों ना करूं, पहले पूरे सर्कल के एरिया निकाल देता हूँ, ये वाला, इसमें से मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस ए है, तो सर्कल की रेडियस हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये आपका ऐसे है, राइट, ये ए है, ये ए है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये वाली लेंथ ए बी, पाइथागोरस से निकालोगे तो ए बी आपकी आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज रूट 2a, तो ये आपका आ जाएगा ए बी दैट इज रूट 2a।
तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड आपकी √2a आ गई, ये भी √2a होगी, ये भी √2a होगी और ये भी √2a होगी। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, √a का होल स्क्वायर, दैट इज पाई a स्क्वायर है आपका ये, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो लो आपका सी जो है राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी जो है रियल नंबर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे दी गई है इक्वल रूट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज करो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ax² + bx = c। मैं इसको बाद में करूंगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज करो ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों इसके अगर दो रूट्स हैं तो दोनों के रूट्स का सम जो होता है -b/a के इक्वल होता है, और दोनों के रूट्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है c/a के इक्वल होता है। कभी भी ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बोथ द रूट्स। ये पूछा था α² + β² होगा, तो कैसे निकालोगे, α + β² कर दो, क्या होगा α² + β² प्लस का 2α β, वो ज्यादा आ रहा है माइनस का 2α β, क्योंकि देखो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो मिल जाते हैं, तो आपको ये इसमें बनाना होता है। आपने करे भी होंगे क्लास 12 में, मैं याद दिला रहा हूँ। कभी पूछता है कि दोनों क्यूब के दोनों की रूट के क्यूब के समेशन का बताओ, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालते हो, α³ + β³, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। a³ + b³ क्या होता है, a + b, फिर α² + β² माइनस का अल्फा बीटा, α+² + β² अब यहां से निकाल सकते हो, ऐसे करिए। वहां पे दिमाग लगाना पेपर में, कभी भी α4 + β4 पूछ लेता पेपर में, तो वो कैसे निकालोगे, α² + β² का होल स्क्वायर कर दो माइनस का 2α² β² कर दो, और α² + β² अब यहां से निकाल लेना। मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वाड्रेटिक क्या है, ax² माइनस का bx + c, रूट क्या है, द विच इज बीटा, मतलब दोनों रूट बीटा बीटा है, तो दो रूट आपके लिखे भी हुए हैं, इक्वल रूट्स, राइट। तो पहला रूट भी बीटा है, दूसरा रूट भी बीटा है, दोनों का समेशन कितना होता है, तो बीटा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का b, b कितना ऑलरेडी -b है, तो a, तो ये b/a हो जाएगा। तो 2 बीटा आपका क्या हो गया, b/a, दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों को रूट का, यानी बीटा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होगा, c/a, ठीक है। तो आपकी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे, एलएचएस में क्या आएगा, 2 बीटा इंटू β² = b/a इंटू c/a, तो आपका ये आ जाएगा 2 β³ = bc/a², β³ की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा bc/2a², तो ये इन्होंने दे रखा है, दैट इज β³ = bc/2a²। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द डेटा ऑफ द एनरोल्ड ईयर 5 फॉर द 2 स्कूल P एंड द Q। ये आपको P एंड Q का दे रखा है, कितने आपके स्टूडेंट्स जो है इनरोल्ड हुए हैं। द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द P, आपको रेशियो निकालना है किसका, एवरेज नंबर ऑफ द इनरोल्ड इन द P टू द एवरेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड इन द P। आपको डिफरेंस निकालना है, इट इज एवरेज ऑफ P, रेशियो किसका निकालना है, एवरेज ऑफ P से इन दोनों के डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माइनस, डिफरेंस मतलब होता है हायर माइनस लोअर, राइट। तो मैंने इसलिए मोड ले लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एवरेज ऑफ P निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। एवरेज ऑफ P कितना होगा, देखो ये आपका ये वाली वैल्यू कितनी है, डेट इज एक मिनट, ये डायग्राम ठीक है, मैंने क्यों अलग लिखा हुआ है ये 3 है क्या, ये ठीक है। इसको करते हैं 3 + 5 + 5 + 6 + 4 डिवाइड बाई 5 करना है एक बार इसको। 3 5 8 5 13, 13 6 19, 19 पर 4 23, 23 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 6 30, ठीक है, 4.6 आ गया। ऐसी एवरेज ऑफ Q निकाल लो। Q का कितना है, Q का ये रहा 4, ये देख रहे हो, ये 7 है, ये 8 है, तो 4 + 7 + 8 अगेन दैट इज 7, और अगेन दैट इज 5, तो बहुत ही आसान है, +5/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 6.2। तो एवरेज ऑफ P आ गया, एवरेज ऑफ Q, तो आपको निकालना है एवरेज ऑफ P, दैट इज 4.6, और इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है आपको, Q का ज्यादा है, तो 6.2 - 4.6, तो आपको आ जाएगा 4.6 / 1.6, जो आपका 23/8 है, तो क्या हो जाएगा 23/8 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज कन्फर्ड, तो कन्फर्ड के साथ हमेशा ऑन आता है, अगर आप देखोगे तो कन्फर्ड के साथ क्या आता है, ऑन। तो कन्फर्ड ऑन मैरी कॉम इन अ 6-time वर्ल्ड चैंपियन इन द बॉक्सिंग रिसेंटली इन अ सेरेमनी एट द राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो आपका ये किसका है, गेट एग्रीकल्चर, जितने भी आपके 2020 के हैं, तो यहाँ पे ऑन आता है कन्फर्ड के साथ, और सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, एट द राष्ट्रपति भवन पे हुई थी। डिस्पाइट a string of the good performance, the chances of the KL Rahul selection in the team are, despite मतलब होता है के बावजूद, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद KL राहुल के टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत
डिस्पाइट, अच्छा पुअर परफॉर्मेंस, हाँ मतलब वही तो के बावजूद मतलब उल्टा होता है, मतलब लाइक पुअर परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्या हो जाएंगे ब्राइट चांसेस। आप समझ रहे हो इसका मतलब, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है लेकिन इतने भी फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कि उसके चांस जो टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। कवर अनकवर उल्टा है, एसोसिएट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये तो आपको थोड़ी इंग्लिश का बस पता होना चाहिए, तो इसमें इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, कि जितना आप सोचने बैठे हैं वहां पे कि सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो, किसी से भी नहीं होते वहां पर, है ना कि ऐसा हो। देखो अब, हिट बाइट द फ्लड द खरीफ क्रॉप्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री हैव बीन अफेक्टेड, ठीक है फ्लड आई और खरीफ क्रॉप जो है वो आपकी इफेक्ट हो गई है, खरीफ फ्लोर को बहुत नुकसान हो गया, ठीक है क्रॉस 7 लगा दिया। ऑफिशियल बिलीव दैट द लॉस इन द प्रोडक्शन ऑफ द खरीफ क्रॉप कैन बी रिकवर्ड इन द आउटपुट ऑफ द रबी क्रॉप, ठीक है खरीफ को बोल रहे हैं वो रबी क्रॉप से, जो रबी क्रॉप का अगला सीजन आएगा उससे हम कवर कर लेंगे टोटल ग्रेन आउटपुट को, so that the country can achieve a food grain production of this 291 million tons in the crop year this, okay वो कह रहे कि अगर ठीक है खरीफ बेकार हुआ तो हम रबी में फोकस करके अपना फूड ग्रेन टारगेट को अचीव कर लेंगे। दे आर होपफुल, द कीवर्ड इज, जो आप अगर आपने कीवर्ड को वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया ना, इसलिए मैंने पैसेज पूरा पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कीवर्ड पता लगे, मैंने रीडिंग द मैसेज जस्ट नोट डाउन द कीवर्ड, जैसे खरीफ था फिर रबी आया फिर अब होपफुल, इट इज अ वेरी कीवर्ड। दे आर होपफुल दैट द गुड ग्रेन्स इन जुलाई अगस्त विल हेल्प इन द सोइल रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड हेल्पिंग द विंटर सीजन ग्रो, ठीक है बारिश अच्छी हुई है जुलाई में, गुड रेनी सीजन है, तो वी विल बी गेटिंग अ गुड क्रॉप इन दिस राइट, फिर आपको विंटर में भी अच्छा मिलेगा। तो ऑफिशियल डिक्लेयर दैट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट विल मेट ड्यू टू द गुड ग्रेन, नहीं भाई डिक्लेयर कैसे कर देंगे, वो तो आशावान है, दे आर होपफुल, वोंट बिल्कुल चाहते हैं, फील ये भी नहीं, जो करेक्ट वर्ड है वो होप है, तो ऑफिशियल होप दैट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन विल टारगेट ड्यू टू अ गुड रबी प्रोड्यूस, बिकॉज यहाँ पे इनको यही कीवर्ड था जो इस पूरे पैराग्राफ को डिफाइन करना था, जो आपको मिलेगा अपने आंसर में। जब भी आपका एक कीवर्ड ही मैच हो ना बस आप चले जाओ फिर, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड होते हैं, ये आपको ना आपको लग रहा होगा वहां पे ये इंट्यूशन बेस्ड होते हैं, तो बेस्ट आपका होता है कीवर्ड को मैच कराना। अभी आप देखना और सारे कीवर्ड भी आएंगे, आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी। The difference between the sum of the first two n natural numbers, the summation, and the sum of the first n odd natural number, पहले तो लिखो n of natural number जो होते हैं like 1 plus 2 plus 3 plus so on, n का summation कितना होता है n into n plus y 2, the summation of square of first n term right 4 square n minus n square, इसका फॉर्मूला क्या होता है n by 6 n plus 1 and 2n plus 1, ऐसी 1 क्यूब जो प्रथम जो फर्स्ट क्यूबिक जो होते हैं n तक, वो उनका समेशन कितना होता है, ये इसका स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता होना चाहिए। सम के आप याद करके जा भी सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, लाइक ओड के याद कर सकते हो 1 3 + 5 7 1 ऐसे n-1 तक जाएंगे, है ना ये ऐसे करके, लाइक 2 सम करोगे 2 कितना आ रहा है 4 यानी 2 का स्क्वायर है, 3 करोगे तो 5 3 8 3 का स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर होता है बेसिकली, कि समेशन ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म्स इज n स्क्वायर, इसको हम देखेंगे भी तो बहुत आसान है। अब इन्होंने पूछा था फर्स्ट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर है, क्या था फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2, तो 2n मतलब क्या n की जगह 2n रख दो, तो 2n का कितना होगा 2n इंटू 2n प्लस 1/2, तो ये आपका हो गया द समेशन ऑफ द फर्स्ट 2n नंबर्स एंड द समेशन ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, जो ओड होते हैं आपके लाइक 1 + 3 + 5 + 7, जो फर्स्ट n ये n तक जा रहे हैं नंबर, तो किसका इतना कितना हो जाएगा, इनका n स्क्वायर हो जाएगा राइट। आप निकाल भी सकते हो, निकालना चाहो निकालो कैसे, s इक्वल टू क्या होता है लाइक n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म राइट, a प्लस an, है ना, तो आपको पता है a 1 है, d आपका 2 होगा, तो आप ये यहां से निकाल भी सकते हो निकालना चाहो तो ये भी आपका an आपका कितना हो जाएगा, a प्लस टोटल टर्म कितने n है, तो यहां से आपको an मिलेगा, इसको करना तो n स्क्वायर आ जाएगा, ये यहीं से आया समेशन वाला, समेशन का भी लिख लो फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म a और an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको पता होगा ये सब चीजें, है ना ठीक है। वो क्या बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 2n नेचुरल नंबर, 2n नेचुरल नंबर का सम कितना है, इतना है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 2n स्क्वायर प्लस n, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना होगा, तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर, तो आपका आ गया n स्क्वायर प्लस n, तो बी इज योर राइट आंसर, बहुत ही आसान था। रेपो रेट इज अ रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स द कमर्शियल बैंक, देखो पहली बात तो एक होता है लेंडर, लेंडर मतलब होता है उधार देने वाला, उधार आप किसी को दे रहे हो, एक होता है बोरोवर, बोरोवर का मतलब होता है बोरो मनी, उधार लेने वाला, इधर लेने वाला,
ये उधार देने वाला। आरबीआई जो होता है रेपो रेट पे बैंक्स को उधार देता है, मतलब आरबीआई लेंडर हो गया। आपको देखो तो रेपो रेट, वो रेपो रेट का मतलब होता है ब्याज चार्ज करेगा। मतलब रेपो रेट है जो बैंक, ऐसा होता नहीं मैंने आपको 10 रुपए दिया मुझे इंटरेस्ट दोगे, तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट दैट इज गिवन बाय द बैंक टू द आरबीआई। वो बैंक ब्याज देंगे उस पर, है ना। तो रेपो रेट पे आपने कुछ मनी आरबीआई ने उनको उधार दी, तो बैंक आपका बोरोवर हो गया। तो रेपो रेट इज विच दिस लेंड्स मनी, लेंड्स का मतलब होता है उधार देना टू कमर्शियल बैंक। एंड द रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है बैंक आरबीआई के पास पैसे देते हैं अपने, एट विच द आरबीआई बोरोस मनी। अब आरबीआई उधार ले रहा है, आरबीआई किससे उधार ले रहा है? रिवर्स रेपो रेट पर, ठीक है, बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज लीड टू द, लास्ट वाला पढ़ते हैं, डिक्रीज इन द रेपो रेट। अगर आपने रेपो रेटो कम कर दिया, सपोज करो मैंने रेपो रेटो कम कर दिया, अगर मैंने रेपो रेटो कम कर दिया तो आरबीआई कम ब्याज पे बैंक को पैसा देगा। अगर आरबीआई कम ब्याज पे बैंक को पैसा देगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, भाई उसको ब्याज कम देनी पड़ रही है, बैंक की हालत अच्छी हो जाएगी। उधर कम पैसा, मुझे अगर कम ब्याज पे लोन मिले या पैसा मिले तो मेरे लिए अच्छा है ना, क्योंकि रेपो रेट क्या है जिसमें आरबीआई उधार दे रहा है बैंक को, तो बैंक को फायदा हो जाएगा। फिर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग, बैंक के लिए बोरोइंग की कॉस्ट, क्योंकि बैंक तो उधार ले रहा है, बैंक बोरोवर है, तो बैंक के लिए बोरोइंग की कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक, उसके बाद ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा लैंडिंग दे पाएगा, क्योंकि दे कैन सेव मोर अमाउंट ऑफ द मनी, सो बैंक विल बी इन अ मोर गुड कंडीशन। तो जितना रेपो रेट कम होगा उतनी ही बैंक की लैंडिंग, मैं बैंक के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो बोरिंग पावर, तो ये जो उसका होगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो कम हो जाएगी और लैंडिंग देने की पावर बन जाएगी। मतलब उधार लेना की जो कॉस्ट है वो कम, लेकिन दे पाएगा ज्यादा, लैंडिंग मतलब देना। तो डी इज योर राइट आंसर। पी क्यू आर एस टी यू वी आर सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल। देखो जब भी आप सर्कुलर टेबल में ऐसे क्वेश्चन करते हो ये, तो आप पहले अपने जो 8 जने ना मार्क कर लो, ये 1 2 3 4, फिर उनके बीच में कर लिया करो 5 6 7 8, ऐसे करके ना इक्वल इक्वल बन जाए बस थोड़ा सा। एस इज सीटेड अपोजिट टू द डब्ल्यू, एस जो है डब्ल्यू के बिल्कुल अपोजिट में रहे, ठीक है। अगर मैं एस को यहां बिठा रहा हूं तो 3 जने ये छोड़कर और 3 जने ये छोड़कर इसके अपोजिट में डब्ल्यू आया है। आप पहले अपनी कंडीशन यहां से बिठा ली, यू इज सीटेड एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ आर। अब देखो इसमें ये नहीं लिखा कि अंदर बैठे हैं बाहर, तो हम मान के चलेंगे कि सब अंदर बैठे हैं, ये अंदर। अब देखो मान लो कि मैं अंदर बैठा हूं, ऐसे यहाँ पर अंदर बैठा हूं, अंदर की ओर देख रहा हूं, तो मेरा इस साइड वाला हिस्सा लेफ्ट लेफ्ट होगा, तो मेरा जो आपका ये होता है ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ठीक है। मेरा इस साइड लेफ्ट है अगर आप देखोगे, मगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट क्या है, ये वाला लेफ्ट है, और ये वाला क्या है, इस डायरेक्शन वाला ये लेफ्ट है, और राइट मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। राइट मेरा ये हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, है ना, ठीक है। अब पहले यहाँ देखो लास्ट वी इज अ नेबर ऑफ द एस, ये एस का नेबर वी है, तो वी यहाँ पर होगा या तो वी यहाँ पर होगा, ये मुझे पता नहीं कहाँ पर होगा, लेकिन वो नेबर एस का पड़ोसी है। अगर क्या लिखा है, द यू इज सीटेड एज द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ आर। अगर आर यहां पर है, राइट का मतलब क्या है, इस साइड जाना, तो इसके सेकंड प्लेस पर यू है गेरा। और अगर आर यहां पर है तो टी इज सीटेड एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट के थर्ड प्लेस पे ये टी यहां पर है। मतलब आर के लेफ्ट की 3 साइड इधर है और 2 साइड इधर है, मतलब मेरे को ऐसा जगह ढूंढनी है जहां पे ये फिट करा सकूं, और मैं ये कंडीशन को देखो, ये कंडीशन को फिट कराना है यहां पर आपको, इसी कंडीशन में आपका दिमाग लगता है, क्या लगता है इसी को। तो अगर मैं देखो यहां पर, अगर मैं आपको आर यहां बिठाऊं, आर सपोज करो, तो आपके आर के 2 इधर ये यू यहां पर आ जाएगा, और टी कहां पर आ जाएगा, 1 2 3 टी यहां पर आ गया। अब ये यू यहां पर है तो वी यहां पर होगा, वी क्योंकि एस का नेबर है तो यहां पे यू आ गया, यहां पे वी हो गया। अब आपका बिल्कुल सारी चीजें ठीक बैठ गई यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द ट्रू, द पी इज नेबर ऑफ आर, क्या पूछा है, पी जो है आर का नेबर है। देखो यहां पे अब पी क्यू बैठे होंगे, अब मुझे नहीं पता पी और क्यू कहां पे बैठे होंगे, तो पी इज अ नेबर ऑफ आर, हो भी सकता है नहीं भी, इट्स नॉट एन, इन्होंने पूछा है विच इज द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, 100% ट्रू, ये हो भी सकता है नहीं भी, इट कैन बी और इट मे बी और मे नॉट बी। क्यू इज नेबर ऑफ आर, ये भी हो भी सकता है नहीं, वही क्यू जो आर का नेबर हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी कंफर्म नहीं है। पी इज नॉट सीटेड अपोजिट टू द क्यू, अगर देखो क्यू यहां बैठा, मान लो कि मैंने क्यू यहां बैठा, तो 3 छोड़ के उसका अपोजिट आता है 1 2 3, तो क्यू का अपोजिट टी हो गया 100%। या फिर क्यू यहां पे बैठेगा 1 2 3, उसका अपोजिट यू होगा, तो ये तो कंफर्म है पी तो कभी भी नहीं होगा क्यू का अपोजिट, क्योंकि पी और क्यू तो यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर यहाँ क्यू बैठता है यहाँ पी बैठेगा, यहाँ क्यू बैठता है यहाँ पी बैठेगा, जो 3 लोग हैं इंतराल में, क्योंकि 8 बंदे हैं
तो अपोजिट आपको कब मिलेगा? 3 छोड़कर, राइट? बहुत ही बेसिक सी बात है। आर इज अ लेफ्ट नेबर ऑफ द एस, एस का लेफ्ट नेबर नहीं, ये भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू आगरा, देखो जब भी आपके डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप हमेशा डायग्राम बनाया करो। ऐसे एक क्वेश्चन ये बहुत फेमस बनता है, एक गाड़ी यहां से आ रही है, इनके बीच के डिस्टेंस देखिए सपोज करो 50 किलोमीटर, एक गाड़ी यहां से आ रही है 10 किलोमीटर पर की स्पीड से, और ये अपोजिट आ रही है यहां से 5 किलोमीटर की स्पीड, कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो कैसे याद करते हैं लोग? कि डिस्टेंस है डिवाइड बाई दोनों की स्पीड का सम कर दो, 10 + 5 15, तो 50 डिवाइड बाई 15, इतने टाइम बाद मिलेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई वीए प्लस वीबी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैसे होता है लेकिन ये समझो। सपोज करो टी टाइम बाद मिलते हैं, इसका मतलब इसने भी टी टाइम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, इसने भी टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो बस आप दोनों को डिस्टेंसों को सम करना है, डी इक्वल टू d1 + d2। इसकी स्पीड v1 मान लो, इसकी स्पीड v2 मान लो, तो बहुत आसान है। टोटल डिस्टेंस आपकी 50 है, ये डी d1 कितनी हो जाएगी? v1 इंटू टी। कैच क्या है? दोनों का टाइम सेम है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं एक साथ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन दे आर स्टार्टिंग द जर्नी एट द, कैच क्या है? एक साथ जर्नी। तो टी टाइम पर अगर ये इतनी जर्नी तय करेगा तो फिर ज्यादा कर लेगा, तभी तो मिल पाएंगे, चाहे जितनी मर्जी करे, चाहे यहाँ आके मिले, तो टी टाइम में ये इतनी जर्नी ट्राई करेगा और ये इतनी कर लेगा, दोनों टी टाइम में ही करेंगे। तो टी टाइम में करेगा v1 इंटू टी, ये करेगा v2 इंटू टी, तो इनके टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा है डी, ये v1 + v2 कॉमन हो गया, ये आया था। ये फॉर्मूला बनता है बहुत फेमस, लेकिन ये तभी बनेगा जब ये दोनों एक साथ टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो। अगर एक साथ टाइम पे स्टार्ट नहीं कर रहे, तब आपको यही डिस्टेंस वाला डायग्राम बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा, ये आपका दिल्ली है और ये आगरा है, जिसके पीछे डिस्टेंस कितनी है? 233 किलोमीटर है। अ कार पी स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड अनदर कार क्यू, यहां से पी कार स्टार्ट हो रही है, यहां से क्यू स्टार्ट हो रही है। पी हो रही है दिल्ली टू आगरा और क्यू हो रही है फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, अलोंग द सेम रोड 1 आवर आफ्टर द कार पी स्टार्टेड। मतलब पहले पी जो है 1 घंटे तक ट्रेवल करेगी, 1 आवर तक, इसके बाद जो है क्यू स्टार्ट करेगी, ठीक है। द टू कैन क्रॉस अदर 75 मिनट आफ्टर 75 मिनट आफ्टर द पी रनिंग, द टू कार क्रॉसेस ईच अदर 75 मिनट्स आफ्टर। मतलब यहां पे देखो 1 घंटे तक पहले पी चली, इसके बाद ये दोनों 75 मिनट बाद क्रॉस कर गई है, इसके बाद ये 75 मिनट में ये यहां पे यहां पहुंचेगी और यही 75 मिनट में ये यहां से यहां पहुंचेगी, यही कैच है। लोग ये नहीं समझ पाते कि 75 मिनट पर अगर ये दोनों मिल रही हैं तो ये भी 75 मिनट तक ट्रैवल करा होगा, ये भी 75 मिनट तक ट्रैवल करा होगा, और ये किसी पॉइंट पे मिल गए होंगे, ऐसे इन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया होगा ऐसे करके, इनको बोलते हैं मिलना एक पॉइंट पे। अगर मैं दोनों गाड़ी को रोक दूं, बिल्कुल मिल जाओ, गले मिल लो आपस में, ऐसे करिए ना, ठीक है। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस मेरी ये रही, बस आपको यही फंडा लगाना है। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? पहले आप ये निकाल लो, वीपी इंटू टाइम 1 आवर। 1 आवर को मैं अगर मैं मिनट में रख रहा हूँ सब, राइट, तो मैं 1 आवर को 60 मिनट में कर देता हूँ, जो घंटे में रख लो, मैंने किलोमीटर आर पर में रखा है। ये वीपी है, वीपी की वेलोसिटी वीपी है और क्यू की वेलोसिटी वीक्यू है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d1 + d2 + d3। d1 आपका ये हो जाएगा, d2 आपका ये हो जाएगा, d3, क्योंकि यहाँ पे कैच क्या है कि 1 घंटे बाद चल रही है, पहले 1 घंटे तक वीपी इतने चलती है, फिर वो 75 मिनट तक 75/60 चलेगी, और क्यू भी आपकी 75/60 चलेगी। ये टोटल डिस्टेंस हो गई, दैट इज 233 किलोमीटर। अच्छा, एक और लिखा है, जो पी की वेलोसिटी है ना, जो पी की वेलोसिटी है आपकी वीपी, वो कितनी है? वो क्यू से 10 ज्यादा है। आफ्टर द कार द पी वाज 10 किलोमीटर मोर आर देन द स्पीड ऑफ द क्यू, दैट इज द 10 + वीक्यू। जो क्यू की स्पीड है उससे 10 किलोमीटर ज्यादा है पी की वेलोसिटी, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो बस, वीपी की वेलोसिटी कितनी है? 10 + वीक्यू, यहाँ पे 10 + वीक्यू रख दो। इसको सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 233 = 90/4 + 9/4 वीक्यू + 5 वीक्यू/4। तो सोल्व करोगे 233 - 90/4 आ जाएगा, 14 वीक्यू/4 आ जाएगा। तो वीक्यू यहाँ से आएगा 60.14 किलोमीटर पर आवर में आएगा। डिस्टेंस निकालनी है आपको कितने डिस्टेंस में, तो वीक्यू इंटू टी, क्योंकि इतने डिस्टेंस में ही ये जो है यहाँ पे मिल रही है, राइट। हाउ मेनी किलोमीटर एट द कार क्यू है ट्रेवल्ड, हमें ये निकालना है। तो कार की क्यू ने कितना करा होगा? वीक्यू इंटू टी, वीक्यू आपका आ गया 60.14, टाइम कितना है? 75 मिनट, आवर में करोगे तो 75.2 किलोमीटर है। आप करोगे तो समझ में आ जाएगा ये। इस तरीके क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स एम, एम कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है 0 है, राइट, ये 0 है, ये 4/4 का मैट्रिक्स है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके ना, A11 होगा, ये तो होता है फर्स्ट रो, A12 A13 होगा, ऐसे ये A2, ये 2 ये हो गया, 2 3 2 4 होगा, ये 3 3 हो गया, तो ये 3 4 होगा, ऐसे करके होगा, है ना। इसको यहाँ पे रख दो, ये ऐसे करिए, ठीक है।
अच्छा, और क्या लिखा है, एम आई जे इज इक्वल टू माइनस का एम जे आई। मतलब अगर मुझे A11 पता है लाइक, तो मैं उसकी अपोजिट को निकाल ही दूंगा, ये वाले, है ना। इफ यू नो द A12, तो आपको पता है A21 तो A1 पे डिपेंड कर रहा है A12 पर, राइट, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट यू रिक्वायर टू स्पेसिफाई फुल द मैट्रिक्स, आपको पूरा मैट्रिक्स स्पेसिफाई करना है। देखो अगर आपने ये निकाल लिया, सॉरी ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14, फिर से बनाया तो एक मिनट, हाँ ये ऐसे करके है, लाइक ये 0 है तो ये A12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, फिर ये 0 होगा, ये आपका 23 होगा, ये 24 होगा, फिर ये 0 होगा, यहाँ पे 34 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ऐसे करके, राइट। अगर आपने A12 निकाला तो A21 का फॉर्मूला तो दे ही रखा है, क्योंकि ऐसे ही आपने A13 निकाला तो 31 तो दे ही रखा है, 14 निकाला तो A41 तो दे ही रखा है, बस आपको इतने ही एलिमेंट स्पेसिफाई करने हैं। तो अगर आप 6 एलिमेंट स्पेसिफाई कर दोगे, क्योंकि ये 6 एलिमेंट तो इसके जस्ट उल्टे हैं, माइनस का डेट इज A12 है पूरा उसका उल्टा, तो बस आपको 6 एलिमेंट, अगर मैंने 5 रख दी तो -5 आ जाएगा अपने आप ही। तो यू विल हैव टू एलिमेंट स्पेसिफाई द 6 एलिमेंट। अगर आप इसका फॉर्मूला पढ़ना चाहते हो, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल आपका कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 4x4 का है, टोटल 16 एलिमेंट होंगे। 16 में से 4 डायगोनल ऑलरेडी डिफाइंड है, 12 का हाफ कर दिया करो, यानी 6 एलिमेंट ही आपको डिफाइन करने होते हैं। हाफ क्योंकि हाफ करोगे तो हाफ अपने आप पता लग जाएंगे। The profit share of two companies P and Q are shown in the figure. If the companies have invested a fixed and the equal amount each and every year, then the ratio or total revenue, आपने P और Q ने सपोज करो X अमाउंट इन्वेस्ट करा एवरी ईयर, नाउ दे आर कैविंग अ टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, आपकी सेल्स। रेवेन्यू क्या होती है, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, सपोज करो आपने 100 रुपए का इन्वेस्ट करा, आपने कोई चीज दो 120 रुपए की बेची, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सेल्स आपका होता है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। भाई वही तो आपकी सेल होगी लॉस में ना बेचोगे, तो ये आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, जो आपकी सेल्स होती है, रेवेन्यू। तो इन्होंने पूछा रेवेन्यू का रेशियो कितना होगा। इनका प्रॉफिट शेयर दे रखा है कंपनी पी का, कि इसको तो प्रॉफिट शेयर दे रखा है, टू कंपनी आर शोर इन द फिगर, ठीक है, कंपनी पी एंड क्यू को। और ये देखो किस में दे रखा है प्रॉफिट, सबसे मेन बात है इन्होंने लिखा नहीं है, परसेंटेज में दे रखा है यहाँ पे। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो पहले जो कंपनी पी को 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर 20% का हुआ है, तो सपोज करो उसने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करे थे, तो एक्स पे उसको कितने का हुआ, 10% का हुआ पहली बार, फिर एक्स पे ऐसे ये प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट आएगा, इसको जब मैं सेल में ऐड करूंगा तब मुझे शेयर मिलेंगे, तो डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्स आपकी क्या है, प्रॉफिट प्लस दिस, तो सेल्स आपकी कितना हो जाएगा, डेट इज एक्स। जैसे अगर मैं पहले साल की बात करूं, पहले साल में करके दिखाता हूँ, एक्स अमाउंट ऑफ आपने इन्वेस्ट करा, एक्स का 10% आपका प्रॉफिट रहा, यानी एक्स इंटू 1.1, ये जो आपने निकाला 10% किसका है, ये सेल्स का, तो टोटल जो आपका रेवेन्यू रहा होगा एक्स इंटू 1.1। ऐसी अगले साल 1.2, ऐसी अगले साल आपको ये हो जाएगा 1.4, फिर 1.4 पी का, है ना, ये 1.4 है, फिर ये 1.5 है, और फिर ये 1.4 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये 8x आ रहा है। ऐसी क्यू का निकालोगे तो x इंटू क्यू का देख लो 20 है, 1.2 1.3, ये तो बहुत ही बच्चे वाली चीजें हैं, 1.3 प्लस 1.5, फिर लास्ट में 1.6 और 1.6 है, ये रहा, है ना, तो ये आपका आएगा 8.5x। तो इन दोनों का सेल का रेशियो कितना हो जाएगा, 8x डिवाइड बाई 8.5x। इसको करोगे तो 16 पंजे 80 होता है, 17 पंजे 85 होता है, 16/17, 16/17 इज योर राइट आंसर। Next question. It is a common criticism that the most of the academicians live in their ivory towers. मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। So they are not aware of the real life challenges. जो academicians होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की हवाई बातें करते हैं, हवाई बातें। तो वो आइवरी टावर में रहते हैं, उनको रियल जो ग्रास रूट लेवल होता है उनकी सच्चाइयां नहीं पता होती से। अकेडमिशियन बोल देंगे आप ये लगा दो वो लगा दो, लेकिन वो होना हो ना, आपने रिसर्च करी कोई भी, हो सकता है वो रिसर्च बहुत अच्छी हो लेकिन वो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं हो, तो उनको असली सच्चाइयां नहीं पता होती, है ना। तो आइवरी टावर्स, ये बहुत अच्छा वर्ड यूज करा जाता है। हिज हंगर फॉर रीडिंग इज इनसेटिएबल। इनसेटिएबल वाला होता है वो संतुष्ट ही नहीं होता पढ़ पढ़ के, उसकी हंगर बहुत ज्यादा है। ही रीड्स इनडिस्क्रिमिनेटली, बहुत ज्यादा पढ़ता है वो। ही इज सर्टेनली अ वोरेशियस रीडर। वोरेशियस मतलब होता है बिल्कुल, मतलब वोरेशियस हो जाना होता है ना, मतलब किसी चीज के पीछे लग जाना, वोरेशियस, है ना। सेलेक्ट द वर्ड। फ्यूज से फ्यूजन, ये फ्यूजन क्या आपका नाउन है, फिर आपका यूज से क्या बनेगा, यूसेज। इफ 0 1 2 3 7 8 9 आर कोडेड इनटू दिस, आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे कोड हो रहा है, O P Q R S T U V W X, ऐसे कोड हो रहा है।
तो 4-5 क्या कोड है, तो 4-5 क्या होगा, ST, तो ST इज योर राइट आंसर। The sum of the two positive number is 100. X plus y is 100. After subtracting 5 from the each other, the product of the resulting number is 0. आपने 5 नंबर यहां से सब्ट्रैक्ट करा, 5 यहां से करा, प्रोडक्ट 0 आ गया। तो पहला नंबर आप देख लो 5 रहा होगा, और ये 5 है तो दूसरा नंबर 95 रहा होगा। तो वन ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज आइदर 95 और 5। The American psychologist Howard Gander expounds that the human intelligence can be subcategorized into the multiple kinds. ठीक है, ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है ना, उनको मल्टीपल वे में हम मेजर करो, है ना। आप अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग पहचान होती है, उनकी अलग अलग वो होती है, खूबियां होती है ना। दो पर्सन है भाई, उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अपने अपने पॉजिटिव अपने अपने नेगेटिव्स हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव कंपिटेंस इन ईच काइंड। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी द मॉडर्न एजुकेशनल इंसिस्ट, देखो ये बहुत वर्ड है, इंसिस्ट, होपफुल, वॉन्ट, ऑन प्रिस्क्राइबिंग मल्टी डायमेंशनल करिकुलम, ये भी बहुत वर्ड है, एजुकेशन पैरामीटर। आपको देखो ना, मल्टी डायमेंशनल इवैल्यूएशन पैटर्न होना चाहिए। मतलब आप सपोज करो कोई भी होता है ना, दो चीजों का आप सेम से जज नहीं कर सकते। आप बिल्ली को बोलोगे पढ़ो, पढ़ के दिखाओ, तो वो पढ़ के नहीं दिखा सकती। आप क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर अच्छा खेलता है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। तो आपको मल्टी डायमेंशनल करिकुलम चाहिए, और इवैल्यूएशन पैरामीटर भी मल्टीपल चाहिए, डेट इनेबल डेवलपमेंट एंड द असेसमेंट ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ऐसा ना हो कि सब चीजें पढ़ ही रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ रहे हैं सब लोग, आपको मल्टीपल जो है थोड़ा वो चाहिए। तो अब जो हुआ, जो मॉडर्न एजुकेशन थे, उन्होंने लिखा भी है इंसिस्ट। तो आप देखो इंसिस्ट वर्ड का है, ये एक इंसिस्ट है, ये तो वांट्स तो कोई है ही नहीं, ये एक इंसिस्ट है। अब कौन इंसिस्ट कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन, यहीं से लाइन हो गई। तो मॉडर्न एजुकेशन इंसिस्ट दैट टीचिंग मल्टी डायमेंशनल, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने किसने इंसिस्ट करा, आपको यहां से जो है चीजें क्लियर हो जाती हैं। 5 friend PQRST went camping at night. They had to sleep in a row inside a tent. कौन सा टेंट, 5 फ्रेंड है PQRST, ठीक है। PQT जो आपके PQT हैं, they refuse to sleep next to R, उन्होंने बोला हम R के साथ तो नहीं सोएंगे, कुछ भी हो जाए। R कहीं मतलब इनके बीच में कोई ना कोई होगा, लाइक PQ2 एक साथ आ जाए, उनके बीच में कोई सोए फिर R सोए, ऐसा कुछ हुआ होगा फिर, क्योंकि वो बहुत स्नोट करता है। स्नोट का मतलब होता है खराटे लेना, है ना, खराटे लेता बहुत ज्यादा। P एंड द S वांटेड टू अवॉइड Q, अच्छा P और S है, वो बोल रहे हैं Q के साथ नहीं आएंगे हम, कुछ भी हो जाए। S ही यूजली हग्ड पीपल टू स्लीप, वो उनको हक कर लेता है, गले मिल लेता है उनके साथ। तो आपको देखना है PQT तो एक साथ रहे, R के साथ ना है, तो पहला वाला ही देखो, लगे PTQ है, PTQ है इनके, और बीच में R के बीच में S आ गया, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा क्या है, P और S के साथ Q ना है, P और S ये उनके बीच में T आ गया, Q होगा, तो ये पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो A इज योर राइट आंसर। Insert 7 numbers between the 2 and 34 such that the resulting sequence between the 234 is an arithmetic progression. 2 और 34 के बीच में आप 7 नंबर इंसर्ट करो। हाउ मेनी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ताकि रिजल्टिंग प्रोग्रेशन पूरा 2 और 34 को मिलाकर ये किस में रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहा है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर हो गए। तो अगर मैं ये A से दिखा रहा हूं, तो A9 मेरा क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये A प्लस 8D होगा 34। आप समझ रहे हो, A प्लस AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये रहा, मैं थोड़ा लंबा करके कर रहा हूं, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए, बहुत आसानी से भी हो जाएगा। 2 प्लस 8D इज इक्वल टू 34, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से 4। आपको समेशन क्या होता है n टर्म्स का, n/2 फर्स्ट प्लस A प्लस AN, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, SN प्लस 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D भी पढ़ा होगा। इसको 2A प्लस N माइनस 1 डी होते हैं। तो N आपके 9 है, A आपका 2 है, रख दो यहाँ पर 2 प्लस N माइनस 1 9 इंटू 2, यहाँ से करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। और इसकी ट्रिक क्या थी, जो शॉर्टकट तरीके से अगर ये सोल्व होता तो आपका आ जाएगा 126। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं करता कैसे करता, देखो टोटल 9 टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 34 है, 7 आपको इंसर्ट करने हैं, तो n/2 A प्लस L, ये भी एक फॉर्मूला होता है। टोटल 9 टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 32, तो 34/2 इंटू 9, 17 इंटू 9 इट इज 126। तो यहां से भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखो पेपर में जैसे भी करो कर दो, एप्टीट्यूड वैसे ही इजी होता है। द यूनिट प्लेस इन दिस एक्सप्रेशन, आपको पता है लास्ट का वर्ड क्या है 9, और लास्ट की पावर देखो क्या है 6, आपको ये निकालना है। बेसिकली आपने अपना नंबर ही छोटा कर लिया, ज्यादा से 2 डिजिट ले लो ज्यादा से ज्यादा। अब आपको पता है 9 का 1 करोगे 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होता है, 9 का 3 करोगे 729 होता है। मतलब इसकी साइक्लिसिटी ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, नो 1
फिर नो 1 आएगा, फिर नो 1 आएगा। अगर आप नो की पावर ओड करते हो तो हमेशा लास्ट में 9 ही रहेगा, नो की पावर इवन करते हो तो हमेशा लास्ट में 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये नो है और ये पावर क्या है, इवन है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो इट इज 9 टू द पावर इवन, क्योंकि आपको लास्ट से मतलब है, लास्ट नंबर से, और लास्ट नंबर की लास्ट पावर से, मतलब आंसर आपको इसका निकालना है 9 की पावर 6 का। इवन है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। The total expenditure on the family on the different activities in a month is shown in the pie chart। ये आपकी different activities होती हैं, like health है, transport है, household है, education है। The extra money spent on education as compared to the transport। education का निकालना है, लेकिन क्या पूछ रहा है, the extra money, तो education का transport के as compared to the transport, यानी percentage पूछा उन्होंने इन परसेंट, और कंपेयर करवा रहा है। तो अगर पूछू ए बी से कितना ज्यादा आ रहा है, तो ए माइनस बी किससे ज्यादा, बी से, तो डिवाइड में बी आएगा। जिससे कंपैरिजन करा रहे होते हैं उसमें डिवाइड में आता है। तो अगर मैं टोटल मान लूं कि 100 रुपए इनका खर्चा होता है, तो एजुकेशन में कितना हो रहा है आपका 15%, यानी 15 रुपए हो रहे हैं, 15% 100 का। और ट्रांसपोर्टेशन में कितना हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में आपका हो रहा है 10%, यानी 10 रुपए। तो कितना डिफरेंस हो गया 5 का, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में, 10 इंटू 100, यानी 50% जो है ज्यादा खर्चा हो रहा है। बिल्कुल सी इज योर राइट आंसर। रेस्क्यू टीम डिप्लॉयड, रेस्क्यू टीम का होता है बचाव तंत्र, या फिर बचाव जो टीम होती है, मतलब कोई भी आपदा वगैरह होती है तो आपकी आर्मी बचाने आती है आपको, उसी को बोलते हैं डिप्लॉयड इन डायरेस्टर। ठीक है ना, आपने रेस्क्यू टीम डिप्लॉयड करी है, वहां पे लगाई है, डायरेस्टर हुआ है, आपदा आई है कुछ, डेट हिट एरियाज कॉम्बैट विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू सेव द फील्ड। जो देखो इसका मतलब क्या है, आपने रेस्क्यू टीम डिप्लॉय करी डायरेस्टर में, जो बहुत सारी डिफिकल्टीज के साथ फाइट कर रही है। फाइट का मतलब होता है कॉम्बैट विथ, यू आर कॉम्बैटिंग विथ समवन, वो डिफिकल्टीज के साथ फाइट करके लोगों को बचा रही है जो रेस्क्यू टीम है, राइट। तो इसका मतलब कॉम्बैट विथ का मतलब दे आर फाइटिंग विद अगेन द ऑड्स टू सेव द मोर नंबर ऑफ द पीपल। Select the most appropriate word that can replace the underlined word। Nowadays, most children have a tendency to belittle the legitimate concern of their parents। मतलब जो बच्चे हैं, belittle का मतलब होता है छोटा दिखाना। वो पेरेंट्स का जो लेजिटिमेट कंसर्न है, लेजिटिमेट कंसर्न होता है फोन मत चलाओ, इंटरनेट मत चलाओ, तो उनको भी belittle कर देते हैं। belittle मतलब छोटा दिखाते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, डिस्पैरेज करना, उसको डिस्पैरेज करना। वो उनके कंसर्न से मतलब इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब कह रहे कुछ भी बोलते नहीं पेरेंट्स, उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपलोड तो होगा नहीं, अपलोड मतलब तो प्रशंसा करना होता है, रिड्यूस भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो डिस्पैरेज इज योर राइट आंसर। पार्शियल इम्पार्शियल, ये इसका अपोजिट है, तो पॉपुलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनपॉपुलर। अब मिस पॉपुलर कुछ होता नहीं, डिसपॉपुलर भी कुछ नहीं होता, इम्पॉपुलर भी कुछ नहीं होता, अनपॉपुलर। आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोरिलेटेड फैकल्टी प्रेफरेंसेस फॉर द ऑफिस स्पेस। ठीक है, जो एचओडी को क्या चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए। अच्छा, उसने फैकल्टी की जो प्रेफरेंसेस है उसको लिया। पी वांटेड अ रूम एडजेसेंट टू द लैब, पी को चाहिए लैब के पास। क्यू इज वांटेड टू द क्लोज टू द लिफ्ट, क्यू को चाहिए लिफ्ट के पास। आर वांटेड अ व्यू टू द प्लेग्राउंड, आर को चाहिए प्लेग्राउंड। और एस को चाहिए कॉर्नर ऑफिस, ये उनको चाहिए। तो आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको एस को कॉर्नर चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है ये। पी को लैब चाहिए, पी लैब के पास है, ये भी ठीक है। क्यू लिफ्ट के पास है, ठीक है बोल सकते हो, थोड़ा दूर हो गया, लेकिन थोड़ा सा दूर है। और एस को प्लेग्राउंड चाहिए, एस प्लेग्राउंड के पास है, ये फिर भी देखते हैं अभी। यहाँ पे क्या है, एस आपका कॉर्नर में है, ये भी ठीक है। आर आपका प्लेग्राउंड में, ये भी ठीक है, लेकिन पी लैब के पास नहीं है, लैब ये रही, पी ये रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऐसे यहाँ पर आओ तो एस तो यहाँ पे कॉर्नर में ही नहीं है, एस कॉर्नर में होना चाहिए, यहाँ एस तो कोई है ही नहीं, एस तो बीच में आ गया, तो ये भी नहीं है। इसमें आओ, पी लैब के पास है, बिल्कुल ठीक है। क्यू लिफ्ट के पास है, ये भी ठीक है सर, क्यू लिफ्ट, देखो ये ज्यादा पास हो गया, ये थोड़ा लिफ्ट से दूर है, ये लिफ्ट है, तो ये क्यू थोड़ा दूर है, क्यू ज्यादा पास हो गया यहाँ पर। ये आर प्लेग्राउंड है, ये बिल्कुल ठीक है। एस कॉर्नर ऑफिस है, ये भी ठीक है। तो सी देखो, कुछ आपको डरना नहीं होना है एप्टीट्यूड में, मतलब आप क्वेश्चन देखे ना, थोड़ा समझने का ट्राई करो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन आपको ये निकालना। अगर मेरा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो मेरा एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या है कि जहां भी मेरा एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर है, तो जहां भी मेरा एक्स है वहां पे मैं एफ एक्स रख दूं, और मेरा एफ एक्स खुद एक्स स्क्वायर है, तो यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इट इज एक्स 4। अब मैं इसका भी एफ ऑफ एक्स निकालू, तो इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, एक्स 4 है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स 4 रख दो, इट मीन एक्स 4 का स्क्वायर, इट इज एक्स 8। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ एक्स इट इज एक्स 8 डिवाइड बाई एफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया एक्स 6। एक्स 6 का मतलब क्या है, एफ एक्स का क्यूब,
क्या हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर. Nominal interest rate is defined as the amount paid by the borrower to the lender. बोरोवर कौन होता है? उधार लेने वाला. याद कर लो, उधार लेने वाला, मैंने उधार लिए, और लेंडर कौन है? देने वाला. तो बोरोवर जो है उसको इंटरेस्ट पे करेगा, जिसे बोलते हैं ब्याज. हम अगर आपने उधार लिया तो आप एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है पे करोगे फॉर यूजिंग द बोरोड अमाउंट ऑफ द मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू. It is approximately equal to the difference between the nominal rate and the expected and the inflation of the economy. अच्छा, ये तो आपने borrowed लिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. जो आपकी रियल इंटरेस्ट रेट है वो आपको डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन पर. इन दोनों का डिफरेंस है बेसिकली, इन्फ्लेशन और जो चल क्या रहा है. तो देखो, अगर आपका हाई इन्फ्लेशन है, अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है. देखो क्यों? रियल इंटरेस्ट रेट बेसिकली है क्या? रियल इंटरेस्ट रेट is calculated as a basis of the actual value is approximately equal to the difference. ये difference है किस चीज का? नॉमिनल रेट का एंड द इन्फ्लेशन का. अगर मैंने इन्फ्लेशन हाई कर दी तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, माइनस हो रहा है. आप समझ भी सकते हो, अगर मैं इन्फ्लेशन महंगाई दर बहुत बढ़ा दूंगा तो ब्याज की जो जनरली वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपकी महंगाई बहुत ज्यादा है. तो बोरोवर तभी उधार लेगा जब उसको ब्याज कम मिल रही होगी, और अगर वो ब्याज कम दे रहा है बोरोवर, तब उसको जो है ज्यादा फायदा होता है. इफ अंडर द हाई इन्फ्लेशन द बोरोवर को फायदा होता है, बिकॉज द रियल इंटरेस्ट रेट विल बी द लो एंड द बोरोवर्स गेट इन्फ्लेटेड अंडर द हाई इन्फ्लेशन. ज्यादा महंगाई है. फॉर द ईयर 2019 विच ऑफ द प्रीवियस ईयर कैलेंडर सेम बी यूज्ड. अब देखो, कैलेंडर का थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ. यहाँ पे कैलेंडर का आ भी गया तो ये अच्छी बात भी है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैलेंडर का. तो कैलेंडर आपके एक तो लीप ईयर होते हैं और एक नॉन लीप ईयर होते हैं, राइट. ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर. लीप ईयर क्या होते हैं? जो 4 से डिवाइड होते हैं, और सेंचुरी ईयर जो होता है 400 से डिवाइड होता है. लाइक 2020 एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड है. 4 से कौन डिवाइड होता है? लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होंगे. नॉन लीप ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं है, 2005 हो गया, 2007 हो गया. लेकिन सेंचुरी ईयर जैसे 2000 है, उसमें आप 4 से चेक नहीं करके 400 से चेक करोगे. मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है. लीप ईयर के जो ऑड डेज होते हैं वो 1 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, और नॉन लीप ईयर के ऑड डेज 1 होते हैं, ठीक है. ये भी आपको पता होना चाहिए. 7-8 डे बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. अब कैलेंडर रिपीटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन में आप लिख लो 3 फॉर्मूले होते हैं. जो लीप ईयर होता है वो 28 साल बाद रिपीट होगा. जो नॉन लीप ईयर है वो आपका या तो 11 साल बाद या फिर 6 साल बाद रिपीट होता है. ये ध्यान रखो. इसका आंसर कैसे होगा? 11 और 6. आपको 11 और 6 या तो जोड़ने हैं या घटाने हैं, है ना. सेम बात है. 11 साल पीछे चले जाओ, 11 साल आगे चले जाओ, 6 साल पीछे ले जाओ, 6 साल आगे. पर अगर ये नॉन लीप है तो ये भी नॉन लीप होना चाहिए. तो 11 जोड़ के या 6 जोड़ के जो भी नॉन लीप आ रहा होगा वो आंसर कर देना. जैसे करेंगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, 2020 एक लीप ईयर है, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा? इसका नेक्स्ट ईयर. ईयर का मतलब क्या होता है? सेम ईयर का मतलब क्या होता है? अगर 1 तारीख को यहाँ मंडे है, अगला 2020 को 1 जनवरी को मंडे है, तो ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें 1 जनवरी को मंडे ही होगा? बिल्कुल सेम है कैलेंडर. तो लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में रिपीट होगा तो वो 28 साल बाद होता है. पहले देखो लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, फिर लीप ईयर है, 28 जोड़ दो. तो यानी जो 2048 का जो 1 जनवरी होगी वो आपकी मंडे ही होगी. फिर मतलब सेम ईयर चलेगा बिल्कुल. तो ये आपका हो गया रिपीटेशन का. जैसे अगर मान लो कि नॉन लीप ईयर में 2019 का निकालना है, 2019 में जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्लियर हो जाएगा. आपने पूछा फॉर द ईयर 2019 विच ऑफ द प्रीवियस कैलेंडर इज यूज्ड. प्रीवियस पूछा, 2019 कौन सा नॉन लीप ईयर है? तो नॉन लीप ईयर आइदर 6 और 11, या तो आपने 6 साल जोड़ने हैं. 11 प्रीवियस पूछा तो माइनस करोगे. पहले 11 माइनस करके देखो. सबसे पहले 11 माइनस करें, कितना आया? 2008 आया. 2008 कौन सा ईयर है? इट्स लीप ईयर. एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर का तो कैलेंडर सेम हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि लीप ईयर में आपके 365 दिन होते हैं, थोड़े लीप ईयर में 366 होते हैं और उसमें 365 होते हैं. तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो कभी सेम हो ही नहीं सकता. तो जैसे आपने 11 माइनस करा, 2008 है. 2008 तो आपने बोला सर ये लीप है. लीप क्यों है? 4 से डिवाइड है लास्ट के 2, और ये नॉन लीप था, तो ये तो कभी होगा ही नहीं आंसर, तो हटा दो ये. फिर आप 6 माइनस करो, 2013, ये भी नॉन लीप है, ये भी नॉन लीप है, तो ये आंसर हो गया. तो सबसे पहले आप 11 माइनस करके देखो, अगर वो नॉन लीप आता है तो ठीक है, नॉन लीप नहीं आता तो 6 माइनस करके देखो. सिंपल है. और अगर आप ऑड डे से करना चाहते हो तो मैं वही बता दूं. लाइक आपको पता है 2019 है, तो 2018 में कितने ऑड डे होंगे? 2017, आप बैक में आओ, 2016, 2015, 2014, 2013. अब 2018 नॉन लीप ईयर है. अब लीप ईयर कौन सा है? इसमें 16 वाला, जो 4 से डिवाइड होंगे लास्ट जो डेट. तो इसमें 1 ऑड डे होगा, इसमें 1 ऑड डे होगा, इसमें 2 ऑड डे होंगे, इसमें 1 ऑड डे होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा. जहां पे 7 दिन काउंट कर लो, 1, 2,
2 2 4 1 5 6 7, तो यानी 2013 वाला 2019 के साथ मैच करेगा। लेकिन सबसे आसान यही है, पहले 11 माइनस करके देखो, अगर नॉन लीप ईयर आता है और वो भी नॉन लीप ईयर है तो बिल्कुल ठीक है। अगर 6 साल फिर 6 साल माइनस करके, तो नॉन लीप होना चाहिए मतलब वो, है ना। तो यही ट्रिक है। तो लीप ईयर आपका 28 साल बाद, नॉन लीप आपका 11 या 6, जो माइनस करके आ रहा है वो आप चेक करके देख लो। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द ऑड पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 का पहले आप देखो कितने ऑड नंबर होंगे यहाँ पे, 1 3 5 7 ऐसे 99 तक जाएगा। टोटल 50 ऑड नंबर होते हैं काउंट करोगे तो, वरना आपसे काउंट नहीं करो तो निकाल लो, वहां पे शर्म मत करो। ए डी 2 है, ए एन आपका 99 होगा तो निकाल लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 299, ए आपका 1 है तो n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा 98 हो जाएगा, और यहाँ से n जो है आपका 50 आ जाएगा, है ना। निकाल लो वहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते आप। तो टोटल 50 आ गए आपके। आपको पता है फर्स्ट ऑन टॉप का स्क्वायर, अगर आपको समेशन भी याद नहीं है तो यहाँ से निकाल लो, n प्लस 2 a प्लस एल। n कितना है 50 है, a कितना है 1, लास्ट क्या है 99, है ना, ये फर्स्ट और ये 99। तो आपका आ जाएगा 100/2 इंटू 50, यानी 50 इंटू 50, जो n स्क्वायर जो हमें कर रहा है डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट भी करना बताऊंगा। एंड द सम ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 150 से 200, 150 लास्ट वाला है, 200 लास्ट वाला है। अगला 152 होगा, इवन वाला पूछा है, इवन तो D2 हो गया, a 150 है तो ये कितना नंबर पे रहा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 200, तो a आपका 150 है, तो n माइनस 1 इंटू 2 किसके इक्वल हो जाएगा 50 के, n किसके इक्वल हो गया 51 के, सॉरी 26 के, 50/2 दिस। तो टोटल समेशन कितना हो जाएगा n/2 a प्लस n, 150 प्लस 200, n कितना है 26/2, तो 26/2 इंटू 200 प्लस 150 दैट इज 350, तो ये आपको हो जाएगा 13 इंटू 350 ये। तो आपको जो फर्स्ट सम आया और टर्म्स का वो आया 50 का स्क्वायर, जो इवन टर्म्स का आपका आया है, इवन टर्म्स का वो आपका आया था 26 इंटू 350/2, वो ये आया था। अभी आपने निकाला 1 से 100 तक के सम और 100 से 200 तक का, आप शर्माया मत करो इनमें। ये आप ऐसे सॉल्व कर लो, 50 इंटू 50 ये 175 जाएगा, 175 इंटू 26, तो 25 गुना 50 और 25 सत्ते 175, 2 और ये 13, तो 50/51 91, 13 17 कितना 91, तो सी इज योर राइट आंसर। इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट प्लेस चेस, ये आपका टोटल स्कूल है जिसमें 1000 स्टूडेंट है। कुछ आपके चेस खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों खेलते हैं। तो 300 स्टूडेंट जो है चेस खेलते हैं, 600 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 50 स्टूडेंट, मतलब ये भरा करो बीच वाला, 50 दोनों खेलते हैं। चेस टोटल कितने खेलते थे 300, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 माइनस 50 दैट इज 250। फुटबॉल कितने खेलते थे 600, तो 600 में से 50 के 650 सिर्फ फुटबॉल खेलते थे। टोटल कितने हैं 1000, तो कुछ लोग कुछ भी नहीं खेलते होंगे, वो यहाँ पर रहेगा, चाहे बाहर रख लो कहीं भी रख लो। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस कुछ भी ना खेलने वाले 250 प्लस 50 प्लस 650 प्लस कुछ भी ना खेलने वाले 1000 के इक्वल होंगे। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 850 प्लस सॉरी 550 होगा, राइट, मैं भी ये कर रहा हूँ, ये 550 होगा, हाँ 850 प्लस एक्स इक्वल टू 1000, हाँ 600 में से 50 माइनस करोगे, माइनस में गलती हो गई थी, तो एक्स आपका 150 आ जाएगा, तो बी इज योर राइट आंसर। The monthly distribution of the 9 watt LED bulbs sold by two firms X and Y from January to June is shown in this figure, ठीक है। आपको ये दे रखा है जो X और Y का रेशियो है वो आपको इसमें दे रखा है, और जो टोटल सेल्स है वो आपको इसमें दे रखी है, जो टोटल LED बल्ब सोल्ड जो हुए हैं, ठीक है। ये द टोटल नंबर ऑफ द LED बल्ब सोल्ड बाय द टू फर्म्स ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून के बीच में कितना है 50,000 है टोटल। द नंबर ऑफ द एलईडी बल्ब सोल्ड बाय दिस आपको निकालना है। तो अगर आप देखोगे अप्रैल में कितना हुआ है आपका, अप्रैल मई जून, अप्रैल में कितने परसेंट है आपके 15%, मई में कितना है 10%, जून में कितना है 10%। मान लो कि टोटल एक्स आपके ये थे जो आपके बल्ब आपके हुए हैं, राइट, टोटल एक्स है, टोटल नंबर आपको दे ही रखा है, राइट, क्या है द परसेंटेज ऑफ नाइट बल्ब सोल्ड बाय द टू फर्म एक्स जनवरी, ठीक है। हाँ टोटल आपके मान लो कि एक्स आपके बल्ब है, राइट, तो एक्स का 15% यहाँ गए अप्रैल में, 10% यहाँ पे गए, 10% यहाँ पे गए, और इन दोनों को मिला के 50,000 है। यानी एक्स अगर टोटल बल्ब थे तो 15/100 प्लस एक्स का 10/100 प्लस एक्स का 10/100 किसकी इक्वल है 50,000 के, ये 50,000, ये 15 और 10 25 और 10 35, यानी एक्स का 35/100 किसकी इक्वल है 50,000 के। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50,000 डिवाइड बाई 35.35, तो एक्स आपका आ जाएगा 142857.14,
इतने आपके बल्ब जो है बिके हैं, राइट। देन द नंबर ऑफ द एलईडी बल्ब सोल्ड बाय द वाई, तो आपके इतने तो बल्ब हो गए। अब उसने वाई ने अप्रैल और जून में कितने करे, तो अप्रैल में जो आपके टोटल आपके बल्ब कितने आए हैं, टोटल बल्ब आपके आए हैं 142857.14, इतने तो टोटल बल्ब है। अब अप्रैल मई जून में इन टोटल बल्ब का 15% बिका है, 10% बिका और 10% बिका है। इसमें भी जो 15% बिका है, अब ये 15% दो बंदों ने बेचा है, एक्स और वाई ने। अब जो अप्रैल में इनका रेशियो रहा है वो 3:2 का रहा है, एक्स और वाई का। मई में कितना रहा है, 1:4 रहा है, जून में 9:11 रहा है। तो वाई ने कितने बेचे होंगे, पहले तो ये निकालो टोटल का 15% कितना हो गया। तो अगर मैं कॉमन लू 142852.14, इतने टोटल बल्ब में, इसका 15% में 15% कॉमन ले रहा हूं डायरेक्ट, इतने बिके होंगे। वाई ने कितने बेचे होंगे, 2/5, लाइक अगर दो अगर आपके 1:2 है तो इसका कितना होता है 2/3, है ना। तो वाई ने कितने बेचे होंगे 2/5, प्लस ऐसी मई में कितने बचे टोटल का 10%, क्योंकि टोटल हम कॉमन ले चुके हैं। और वाई ने इस 10% तो दोनों ने मिलकर बेचे हैं। वाई ने अकेले ने कितने बेचे हैं 4/5, ऐसे इसने कितने बेचे हैं 10/100, और वाई ने कितने बेचे हैं 11/20, ये ऐसे करके। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व करके आपका आएगा 0.195 इंटू 142857.14, जो आपको 27857.142 आ रहा है। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, शायद इसमें तो गलत आंसर दे देता। सारे ऑप्शन जो है सारे बच्चों को नंबर मिले होंगे इसमें। रमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ द स्पीकिंग इंग्लिश विद इन द 6 मंथ, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, इतने क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है।